हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख भी रहे हैं। तो इन सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, लाइक बटन दबाना मत भूलना। क्वेश्चन होगा, चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में कितने रुपए के अत्याधुनिक हथियारों की खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है? आंसर होगा 84,328 करोड़ रुपए। तो ये मंजूरी दी गई है, बहुत बड़ी बात है ये। 22 दिसंबर को यानी 22 दिसंबर को इन अत्याधुनिक हथियारों के खरीद की मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, तो उन्हीं की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो DAC है, ये भी आप ध्यान रखना, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, तो उसी ने ये फैसला किया है। एक इम्पॉर्टेंट बॉडी होती है जो रक्षा खरीद होती है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट होता है उसके लिए, ठीक है। तो DAC ने 24 कैपिटल एक्विजिशन प्रस्तावों के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान कर दी है, और इसमें से 6 सेना के लिए है और 6 भारतीय वायुसेना के लिए। इसके अलावा 10 इंडियन नेवी के लिए, 2 कोस्ट गार्ड के लिए भी। मतलब कुल मिलाकर पूरी जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था है उसको और सख्त मजबूत करने के लिए और ध्यान चीन पर केंद्रित करते हुए पूरी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो किस किस तरह के अत्याधुनिक हथियार खरीदे जाएंगे एक बार मैं बता दूंगा आपको। तो ये देखिए, फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल ये खरीदे जाएंगे। लाइट टैंक यानी हल्के टैंक जो कि जोरावर है, तो ये भी नाम ध्यान रखना आप। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ऑपरेशन जोरावर कहा, मैंने इसके बारे में और आगे बताता हूँ मैं। तो ये भी सवाल हो सकता है, जोरावर नाम का कौन सा हथियार है या कौन सा व्हीकल है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये टैंक है, हल्का टैंक है, लाइट टैंक है। अगला है नेवल शिप एंटी शिप मिसाइल, ये भी परचेज किए जा रहे हैं। मल्टीपर्पज जो व्हीकल है वो न्यू रेंज ऑफ मिसाइल सिस्टम, लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेजल, तो ये भी मल्टीपर्पज वेजल है। तो इतने तरह के हथियार खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात तो, और ख़ास बात ये है, ये सब स्वदेशी हथियार है। लागत के संदर्भ में अगर कहेंगे कि सबसे ज़्यादा किस पर खर्च किया जा रहा है, तो थल सेना पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए के उपकरण खर्च किए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्व दिया गया है ऑपरेशन जोरावर पर। जोरावर के लिए 16,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रोजेक्ट जोरावर है, उसके तहत सेना जो है ना वो हल्के टैंक करीब 25 टन अधिकतम जो उसका वजन हो और 10% मार्जिन भी लेकर चल रहे हैं, तो उतने ये वजन के टैंक, ताकि वो पहाड़ों पर आसानी से चढ़ सके और वहाँ चीन को हम मात दे सकें। मारक क्षमता जो सामान्य टैंक हैं T-90, भीष्म, इन सब के बराबर हो, और इन टैंकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब से भी लैस किया जाएगा, टैंक पहाड़ों पर आसानी से चढ़ सके। दरअसल हो ये रहा है कि जो बड़े टैंक है ना, अगर हम बात करेंगे इस तरह के जो टैंक हैं, बड़े टैंक हैं, ये बहुत ही वजनदार होते हैं और इनको पहाड़ों पर चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये मैदान के लिए तो बहुत अच्छे हैं, रेगिस्तान में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये पहाड़ों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन लद्दाख में अभी तक इन्हीं तरह के टैंक, T-90 टैंक, भीष्म, ये सब तैनात हैं और इससे मुकाबला दिया जा रहा है। लेकिन अब ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि तनाव चीन से ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे में सेना ये चाहती है कि हल्के टैंक हों, और हल्के टैंक ये हैं जोरावर, ये वाले जो टैंक है छोटा सा। ये टैंक उभयचर हैं, यानी जल और पानी दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं, ताकि जो पूर्वी लद्दाख है, वहाँ पैंगोंगसे लेक है, उन सब में इसको तैनात किया जा सके। अब आपके मन में होगा कि टैंक का नाम जोरावर क्यों रखा गया और प्रोजेक्ट जोरावर या ऑपरेशन जोरावर क्यों कहा जा रहा है? देखिए, जोरावर नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, योद्धा थे, सैन्य जर्नल थे, और उन्होंने जम्मू के राजा गुलाब सिंह के अधीन काम किया था और ज़बरदस्त काम किया था। तो ये रहा फोटोग्राफ इनका, तो ये इतिहास की बात है। तो उन्हीं के नाम पर इस
टैंक का नाम रखा गया। लाइट टैंक है यानी हल्का टैंक है और हर तरह की मारक क्षमता इसमें है, फायर पावर ज़बरदस्त है। लाइट टैंकों में मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी, काउंटर ड्रोन अपरेंस, वार्निंग सिस्टम, पावर टू वेट रेशियो जैसे बहुत सारी सुविधाएं उसमें दी जा रही हैं और इंडिया में ही ये तैयार हो रहा है। ओके, अधिकतम वजन 25 टन है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, इसी में ड्रोन भी इंटीग्रेटेड रहे, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, उभयचर होगा यानी धरती और जल दोनों पर इसका प्रयोग किया जा सकेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है ऑपरेशन जोरावर। अब सवाल ये है कि सेना को इस हल्के टैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो देखिए, आपको मैं एक बार मैप के थ्रू बताता हूँ पूरी चीज़ें, ठीक है। तो ये रहा प्यारा भारत, और आपको पता है कि ये तो मैप है लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ हमारा लगभग ये इस तरीके का है यहाँ। ओके, और ये जो भी सीमा है यहाँ पर और इस जगह पर। अब क्या है कि ये सारे ज़्यादातर जो इलाके हैं वो पहाड़ी इलाके हैं। आपको पता है कि हिमालय क्षेत्र है पूरा पूरा वहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे में यहाँ लड़ाई करने के लिए जो मैदान के टैंक हैं वो उपयोगी तो हैं लेकिन उससे बहुत ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता है। तो इसलिए हल्के टैंक की ज़रूरत पड़ी है, और ख़ास तौर पे लद्दाख के क्षेत्र में जहाँ पर ये पेंगोंग सी लेक है इस तरफ, उस जगह पर अभी तो T-75, T-90 सब टैंकों का उपयोग हो रहा है, लेकिन अब ये हो रहा है कि अब जो हल्के टैंक हैं उन सब का भरपूर उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो यही है ऑपरेशन जोरावर। आपसे सवाल हो सकता है एग्जामिनेशन में कि जोरावर नाम का ऐसा कौन सा हथियार या व्हीकल है उसको उसका नाम रखा गया। तो वो है टैंक, जो कि हल्के टैंक है और पहाड़ी इलाकों के मद्देनज़र ये किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे और बहुत बड़े पैमाने पर इंडियन गवर्नमेंट वो तैयारी कर रहा है चीन से निपटने के लिए, क्योंकि आगे भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अभी तो झड़पें होती हैं, भविष्य की तैयारी होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन होगा, यूनेस्को ने किन स्थलों को दिसंबर 2022 में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया, जिससे भारत में इसकी संख्या 52 हो गई है। टोटल संख्या अस्थायी सूची की बात हो रही है वर्ल्ड हेरिटेज के। आंसर होगा ए और बी, यानी 3 है। एक तो वडनगर शहर है, दूसरा है मोढेरा का सूर्य मंदिर, और तीसरा है उनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियाँ। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, तो इन तीनों को यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। टेंटेटिव लिस्ट क्या होता है? दरअसल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है, जैसे ताजमहल है और भी ढेर सारे हैं, टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज हैं, लेकिन उसमें शामिल होने से पहले टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होना होता है। तो 52 संख्या हो गई है अब, जिसमें ये सब साइट भी शामिल है। ठीक है, तो अस्थायी सूची है। अब बात कर लें जैसे वडनगर, इसमें क्या ख़ास बात है? तो ये गुजरात के मेहसाणा ज़िले की एक नगर पालिका है, ऐतिहासिक शहर है, और इसका इतिहास लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। शहर अभी भी वहाँ पर बड़ी संख्या में ऐतिहासिक इमारतें बरकरार हैं और मुख्य रूप से धार्मिक और आवासीय प्रकृति की हैं। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो एक अलग ही तरह का है। ये मेहसाणा ज़िले के बिच राजी तालुका में स्थित है। रूपन नदी है वहाँ, उसकी एक सहायक नदी है पुष्पावती, तो उसी के किनारे पर ये मंदिर स्थित है, और पूर्व मुखी मंदिर है ये, और चमकीले पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, और ये बहुत ही यहाँ शानदार नज़ारा होता है, और सामने ये सरोवर है। ठीक है, जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है, सूर्य कुंड भी कहा जाता है, अब रामकुंड भी कहा जाता है उसको। और ये चालुक्य वंश के भीम प्रथम शासनकाल के दौरान ये बनाया गया था। और ख़ास बात है कि हर साल विषुव के समय, विषुव मतलब
इक्वानॉक्स, ओके, इक्वानॉक्सा। तो इस समय जब सूर्य की किरण एकदम सीधी पड़ती है तो इसका जो गर्भ भाग है वहाँ पर रोशनी आती है सूर्य की, और साल में ऐसा 2 बार होता है, ठीक है। और विश्व कब कहते हैं किस वक्त को? ये हर साल 2 बार आता है 2 तारीख पे, जिसमें सूर्य जो है वो आकाशीय भूमध्य रेखा को पार करता है, और जब दिन और रात की लंबाई जो है ना लगभग समान होती है, ये कहिए 22 सितंबर और 20 मार्च के आसपास, तो उस दौरान साल में 2 दिन जो सूर्य की रोशनी है वो सीधे अंदर गर्भगृह तक जाती है। एक ख़ास तरीके से इस मंदिर को बनाया हुआ है, ठीक है, महत्वपूर्ण बात। अब बात कर लें ऊनाकोटी के पत्थरों को काटकर जो बनाई गई है मूर्तियाँ, वो आप देख रहे हैं, ये पत्थर पर ही काटकर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये एक शैव तीर्थ स्थल है जो कि 7वीं या 9वीं शताब्दी का है। ऊनाकोटी का मतलब ये होता है 1 करोड़ से 1 कम, मतलब इतनी ही संख्या में चट्टानों पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं नक्काशी करके। और हिंदू पौराणिक कथाएं हैं उसके मुताबिक जब भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी जा रहे थे तो उस दौरान यहाँ पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया था, और उन्होंने सभी देवी देवताओं को कहा था कि सूर्योदय से पहले जग जाएं और काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। और ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि सुबह शिव के अलावा, भगवान शिव के अलावा कोई नहीं उठा, और ये हुआ नतीजा कि भगवान शिव दूसरों को पत्थर की मूर्तियाँ बनने का श्राप देते हुए स्वयं काशी के लिए निकल पड़े थे। तो ऐसी मान्यता है, तो इसी वजह से वहाँ माना जाता है कि बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, 1 करोड़ से 1 कम यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। और एक मेला भी लगता है, बहुत प्रसिद्ध है वहाँ पर, अशोकाष्टमी मेला, ओके, हर साल अप्रैल महीने में आयोजित किया जाता है। हजारों तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचते। ये जो साइट है वो जंगल में स्थित है, जंगल के क्षेत्र में है। तो अगर सवाल हो कि ये ऊनाकोटी कहाँ पर है स्थित है, तो त्रिपुरा में है, भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अब आपको बता दें कि जो 52 साइट्स हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज की, वो सब कौन कौन सी है, तो ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF है वहाँ भी दे दिया है इस पूरे लिस्ट को। तो कुछ ये लिस्ट रही, और बाकी ये तो 52 पूरी लिस्ट है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है, बहुत बेहतरीन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डेली का फ्री होता है, और अगर आप पुराना PDF पूरे 1 साल का लेना चाहते हैं तो वो मेंबरशिप लेना होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है। मात्र 150 में अगले 1 साल तक PDF करंट अफेयर्स के ले सकते हैं, और मॉक टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं। तो ये तो 52 ये लिस्ट रही। अगर हम बात करेंगे कि जो अस्थाई लिस्ट है वो कितनी है, तो वो है 40, यानी 40 लिस्ट है। और ये सारे 40 लिस्ट का ये आपको ये देख रहे हैं आप 40 लिस्ट, और दूसरी ये, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 40। और अगर बात होगी टेंटेटिव लिस्ट कितनी है, तो वो है 52। बिल्कुल नाम आपको ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब भी सवाल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन होगा, म्यांमार में जारी सैन्य हिंसा को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पेश हुए प्रस्ताव पर किन देशों ने मतदान से दूरी बनाई। आपको पता है कि UNSC में 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो उसमें से 3 देशों ने मना कर दिया था, और कौन कौन से हैं? भारत, चीन और रूस, ठीक है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो ये तीनों देश उससे बाहर हो गए। देखिए, म्यांमार में हिंसा चल रही है, और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ सैन्य सरकार है, जिसे कहते हैं सैन्य जुंटा। और म्यांमार ये रहा पड़ोसी देश है हमारा, और इसकी सीमा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, भारत की सीमा। तो वहाँ पर सैन्य सरकार है, तख्ता पलट हो गया था, और उसके बाद से लगातार सैन्य सरकार है, और वहाँ लोग लोकतंत्र के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कुछ बहुत सारे लोगों ने हथियार भी उठा रखा है। तो सैन्य जो तानाशाही है वहाँ पर, उसके विरोध में ये प्रस्ताव लाया गया था कि वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो, और सेना जो है ना वहाँ ये मारकाट बंद करें,
तो 12 देशों ने वोटिंग के पक्ष में वोट दिया और 3 देशों ने वोटिंग ही नहीं दिया, इंडिया, चाइना और रशिया। ठीक है, आपको बता दूं कि म्यांमार पर ऐसा दूसरी बार है जब रेजोल्यूशन लाया गया यूएनएससी में। 74 ईयर पहले भी लाया गया था जब वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था 1948 में, तब बर्मा संघ के तौर पर उसको ये माना गया था। और अब ये बात हुई है कि वहाँ जो सैन्य शासन है जो प्रताड़ित कर रहा है लोगों को, उसके खिलाफ और ये ख़त्म करे, इसके लिए रेजोल्यूशन लाया गया है। ठीक है, अब सवाल ये है कि भारत ने इससे अनुपस्थिति क्यों दर्ज कराई, उपस्थित क्यों नहीं हुआ, वोटिंग क्यों नहीं दी। देखिए, वैसे तो जो सरकारी बयान है, यानी संयुक्त राष्ट्र की जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं भारत की, रिचुरा कंबोज, उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि म्यांमार की जो वर्तमान स्थिति है उसे शांति और धैर्य कूटनीति के दृष्टिकोण से हल हो सकता है। जल्दी से जल्दी म्यांमार में लोकतंत्र बहाल होना चाहिए, इस बात को इंडिया भी कह रहा है। और जो राजनेता जो कैद में हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए। रुचिरा कंबोज का कहना है कि भारत म्यांमार के साथ लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यहाँ से ये जो है ना, ये लगभग 1700 किलोमीटर का रेंज है और इसके साथ ही ये ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के लोग सांस्कृतिक रूप से संबंध है हमारा। तो इंडिया का ये कहना है कि वहाँ शांति बहाल रखने के लिए प्रयास होने चाहिए, लेकिन इंडिया ने उसे वॉकआउट किया। चीन ने क्या कहा? चीन ने ये कहा है कि वहाँ पर जो हो रहा है वो उनका आंतरिक मुद्दा है और उसमें किसी दूसरे को उसमें लोकतांत्रिक रूप से हलचल वगैरह नहीं करनी चाहिए, वहाँ जाके कुछ नहीं करना चाहिए। वहाँ के लोग ही वो तय करें और वहीं के लोग उस पूरे मसले से सुलझाएं। रूस ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इंडिया क्यों हर बार जब भी कुछ कोशिश हुई है तो इंडिया ने वॉकआउट ही किया है वोटिंग से। दरअसल मामला ये है कि एक तो पड़ोसी देश है और चीन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है म्यांमार पर। यहाँ तक कि माना जाता है कि चीन में जो सेनाध्यक्ष है जिसने पूरी सरकार पर, पूरे देश पर जो कब्जा किया हुआ है, उसको पूरा प्रश्रय चीन की ओर से दिया जा रहा है। तो और उसी वजह से उस सेना के प्रमुख ने वहाँ की जो चीफ थी गवर्नमेंट की काउंसलर आंग सान सू की, उसको भी कैद कर लिया है वहाँ की सेना ने। तो तख्ता पलट हुआ था 2021 में, फरवरी 2021 में सेना ने अपने हाथ में ले लिया था पूरा शासन। और वहाँ का जो सेना प्रमुख है जनरल मिंग आंग हलायंग, तो वो राष्ट्राध्यक्ष खुद को बताता है। ठीक है, म्यांमार की बात कर रहे हैं। राजधानी क्या है? नायपीडा। ओके, मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात। ओके, और ये है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की इस तरीके से मीटिंग होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय, इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ पर स्थापित हुआ है? आंसर होगा इसका इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है। देश का पहला ये इन्फेंट्री म्यूजियम है। उद्घाटन 16 दिसंबर को हुआ। इंदौर में जो महू छावनी है वहीं पर, और इसका उद्घाटन सैन्य अधिकारियों ने ही किया है। इस म्यूजियम का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था, 2019 में पूरा हुआ है और इसमें 1747 से लेकर 2020 तक की इन्फेंट्री कोर के इतिहास को वहाँ पर बताया गया है। मूर्तियाँ हैं, चित्र हैं, फ़ोटो गैलरी है जिसमें सैनिकों, वीर जो सैनिक थे उनके बलिदानों को वहाँ दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB, उसके नए अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं? आंसर होगा दिनेश कुमार शुक्ला। ठीक है, दिनेश कुमार शुक्ला। देखिए, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी है और अगले 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। किसकी जगह ली उन्होंने? तो जी नागेश्वर राव जो इससे पहले थे, तो उनकी जगह इन्होंने ली है। ओके, और ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है ना, ये एटॉमिक से रिलेटेड कुछ भी काम होता है तो वो नज़र रखता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने दिसंबर 2022 में अरुणोदय 2.0 योजना लॉन्च की? आंसर होगा असम।
तो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने ही अरुणोदय का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है 2.0। ठीक है, ये है कि जो वंचित परिवार हैं उनको वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सपोर्ट ये देता है। और इसके तहत क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है ये। इसमें कुछ रकम दी जाती है, करीब जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, वंचित परिवार हैं, उनके 35 लाख महिलाओं को जोड़ा गया है इसमें, और उनको 1250 रुपये हर महीने ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट दिए जाते हैं बैंक में, बैंक के थ्रू उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ओके, तो असम की बात हो रही है, राजधानी का है दिसपुर। गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। ठीक है, और मुख्यमंत्री तो बताया मैंने, हिमंत बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राज्यसभा ने समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े किस बिल को दिसंबर 2022 में पारित किया? आंसर होगा मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल 2022। हिंदी में इसे कहेंगे समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022। ठीक है, तो राज्यसभा में ये बिल विदेश मंत्री की ओर से पेश किया गया था, मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल। और इससे पहले लोकसभा ने इसको पास कर दिया था 19 दिसंबर को ही, और फिर बाद में 21 दिसंबर को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। इसमें क्या है, इस कानून में क्या है, तो इसमें यही है कि जो समुद्री डकैत होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ये भारत सरकार को ताकत देता है। ठीक है, कानूनी तौर पर। और जो समुद्री व्यापार मार्ग है, अंतर्राष्ट्रीय जल है, वहाँ पर भारतीय नागरिकों पर अगर कोई हमला होता है तो भारत उस पर कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, और दोषियों को सज़ा भी दे सकता है, समुद्री डकैती में जो लिप्त हैं वो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पूरे मामले पर संसद में ये बताया कि 2008 से लेकर 2011 के बीच में 27 समुद्री डकैती की घटनाएँ हुई थी भारत से रिलेटेड, और इस पर कार्रवाई हुई है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात। और ये जो बिल है ये UNCLOS यानी संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन है जो हुआ था पायरेसी को लेकर, उसकी जो अपेक्षा है उसको पूरा करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 दिसंबर। राष्ट्रीय किसान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है। उन्होंने किसानों के जीवन को बेहतरी के लिए कई सारी नीतियों की शुरुआत की थी, तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष 2024 में किस देश में आयोजित होगी? आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। ओके, UAE। विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये हर 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है, और इसे दुनिया में व्यापार को आसान करने और विवादों को सुलझाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये अब होगा 2024 में। ओके, वैसे तो ये जेनेवा में पिछली बैठक आयोजित की गई थी 2022 में, जून में आयोजित की गई थी इसी साल। तो अब अगली जो बैठक होगी वो होगी UAE में। ओके, तो ये 13वां WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा 2024 में, 26 फरवरी 2024 को आबू धाबी UAE में आयोजित किया जाएगा। WTO के बारे में आप जानते होंगे, ये दुनिया भर में जो व्यापार यानी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को बनाता है, सामंजस्य रखने की कोशिश करता है दुनिया भर में। ओके, स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL के लिए रसोई गैस सिलेंडर को 500 रुपये में उपलब्ध कराने की घोषणा की है? आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने ये कहा है, राजस्थान गवर्नमेंट ने, कि वो जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, आप न्यूज़ देख रहे हैं, BPL जो हाउस होल्ड हैं, उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, और ये योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इस समय रसोई गैस की कीमत करीब 1000 से कुछ ज़्यादा या कम ही है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो इसकी घोषणा जो है ना, 500 रुपये में देने की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात।
तो राजस्थान की बात कर लें, राजधानी जयपुर है। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अब मिलते हैं ताज़ा तरीन अगले करंट अफेयर्स पे।